दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास का लिए। और इतिहास के अधिकतर प्रश्न इससे आते हैं, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा जब अंग्रेज हमारे देश में रहे, कौन कौन सी ऐसी नीतियां लागू की, कौन कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने नीतियां बनाई, कर के लिए, टैक्स के लिए इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सा टैक्स हमारे यहाँ पे लिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शेयर करें। तो लिखते जाएं जो साथी लिखना है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी 1757 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो गया है। प्लासी के युद्ध के बाद से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रभुत्व स्थापित हुआ। भारतीय इतिहासकार के एम पन्नीकर जो हुए हैं ने 1765 और 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। राजस्व को इन्होंने खूब लूटा, दोहरी तरह से लूटा, जिम्मेदारी कुछ नहीं कर रहे थे और शासन व्यवस्था पूरी हम लोगों से चलवा रहे थे। तो इसको इतिहासकार ने कहा था ये तो डाकुओं का बोले राज था, डाकुओं ने जिस हिसाब से राजस्व लूटा हमारे देश का। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। देखो अब पिट्स इंडिया एक्ट में भी इन्हें लाभ हुआ 1784 में। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। इसी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये स्थायी बंदोबस्त में जॉन शोर जमींदारों को भूमि स्वामी स्वीकार करता था। लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। कौन? इनका मतलब था कि जमींदारों से लेना चाहिए, जमींदार अपनी प्रजा से इकट्ठा करके हमें देंगे। तो ये जॉन शोर का मतलब था कि जमींदारों को ही भूमि का स्वामी रहने दिया जाए, वो लगान करके हम लोगों को दें। जेम्स ग्रांट का मानना था कि समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। जी जेम्स ग्रांट ने कहा था कि इनको तो केवल टैक्स करने दो, पूरी जमीन इनकी नहीं है, जमीन के ये स्वामी नहीं है। ये जेम्स ग्रांट ने कहा था। और जॉन शोर ने कहा था कि ये जमींदारों को भूमि स्वामी मान लेना चाहिए। स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 से 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया। 22 मार्च 1793 ईस्वी से 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया। जमींदारों को भू स्वामित्व स्वीकार कर, देखो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भू स्वामित्व स्वीकार कर लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/10 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। ये क्लियर कर दिया गया कि इनका जमींदारों को भू राजस्व 10/11 देना पड़ेगा, केवल 1/11 जमींदार अपने पास रख सकते हैं, ये निर्धारित किया गया। स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र। समझना, भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन कौन? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही जगह हैं, वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र। और उत्तरी कनाडा के क्षेत्रों में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत का 19% आता है, जो ब्रिटिश भारत के अधीन ब्रिटिश ने जीता था, और उसका 19% भूमि पर ये स्थायी बंदोबस्त लगाते थे। किसानों से व्यक्तिगत रूप से
किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था किया। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये सीधे रैयत से कनेक्ट होके कांटेक्ट में लाके ये ली जाती थी, ये रैयतवाड़ी थी। अब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, कर्नल रीड ने इसे सर्वप्रथम 12 महल में लागू किया। कर्नल रीड ने इसको 12 महल में लागू किया और मुनरो भी इसका समर्थक था। उनका मानना था कि वास्तव में रैयत से ही लिया जाए। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। आधा 1/2 भाग राजस्व के रूप में किसानों को देना होता था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। रैयतवाड़ी कहाँ थी? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 51% भूमि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आई। इस प्रकार भारत के सर्वाधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। ब्रिटिश भारत का जितना भी राज था, जितनी भी चीज इसके अंदर क्षेत्रफल था, उसका सबसे ज़्यादा व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई। रैयत। तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? यह व्यवस्था महाल अर्थात गांव से स्थापित की गई। महाल क्या होता है? पूरा गांव, मोहल्ला। तो एक गांव से स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं, ये पूरे के पूरे महाल, मोहल्ला और पूरे गांव से स्थापित की गई। इस पद्धति के जन्मदाता थे हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी ने इसको स्थापित किया था, महालवाड़ी व्यवस्था को। और यह महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि का खर्च निकालकर 2/3 हिस्सा कर वसूल करना तय किया गया। पहले तो ये हुआ कि कृषि का खर्च निकाल के और 2/3 हिस्सा को टैक्स के रूप में लिए जाने पर रजामंदी हो गई। 2/3। महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। मानचित्र और पंजियों का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया? ये महालवाड़ी व्यवस्था में किया गया, महालवाड़ी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। 30% भाग में महालवाड़ी व्यवस्था थी। सबसे ज़्यादा 51% में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और इसी समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई, धन निकासी का सिद्धांत। जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने कहा कि अपने देश की संपत्ति लूट के अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक बनाई, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो धन निकासी है वो अंग्रेज किस हिसाब से लूट के ले जा रहे हैं, पूरा वर्णन किया है दादा भाई नौरोजी ने। और 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। जब 96 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो नेहरू के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया कि वास्तव में ये लोग लूट ले जा रहे हैं धन को। 1905 में दादा भाई नौरोजी ने इसी आधार पर स्वशासन की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र किया जाए, हमें शासन अपना हिसाब से चलाने के लिए हमें हमारे देश का शासन हमारे लोगों द्वारा चला रहा है। स्वशासन की मांग की थी इन्होंने 1905 में। सूती कपड़ा उद्योग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। सूती कपड़ा उद्योग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। बम्बई में पहला कारखाना 1853 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कावसजी में। कावसजी नाना भाई ने किया था। ये कावसजी नाना भाई ने बम्बई में पहला कारखाना सूती कपड़े का स्थापित किया था। और सूती कपड़ा सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जूट कारखाना, ये एग्जाम में खूब आता है कि जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में शुरू किया गया था। रिसरा बंगाल में 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था जूट का कारखाना अंग्रेजों ने।
और एक एग्ज़ाम में खूब आता है व्हिटले कमीशन। व्हिटले कमीशन किससे संबंधित था? एग्ज़ाम में आता है, इस श्रम से संबंधित था ये। इसमें 1929 में सरकार ने औद्योगिक प्रयोगशाला तथा बगीचों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों के विषय में सुझाव देने के लिए इसको किया गया था व्हिटले आयोग। कब आया था? 1929। श्रम से संबंधित था, एग्ज़ाम में आता है बार बार। जुलाहों के अत्याचार के लिए ददनी प्रथा शुरू गई थी, ददनी, और जिसके अंतर्गत पेशगी रुपए देने की प्रथा शुरू की गई थी, ददनी, और उन्हें करना पड़ता था। फिर ये जुलाहों का अत्याचार था, ये पेशगी के रूप में जो पैसे दिए जाते थे उसकी बदौलत उसको फिर सस्ते रेट में पूरा काम करना पड़ता था। भारत में पहला चाय का बागान असम में 1835 में लगाया गया। भारत में पहला चाय का बागान कहाँ लगाया गया था? असम में। सन क्या थी? 1835। अंग्रेज़ों ने भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाई। पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? बम्बई से ठाणे के बीच में। 1853 में ये प्रथम लाइन बिछाई गई थी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश का हमारे देश पर बहुत प्रभाव पड़ा, नीतियों पर, टैक्स पर, हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें। नमस्कार।